ईरान और इजराइल के बीच में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और रात में ईरान ने एक के बाद एक इजराइल के कई शहरों को दहला दिया। तेल अवीव में जिस तरह से धमाके हुए उसकी तस्वीर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि रात में तेल अवीव को कुछ ऐसे दहलाया गया और खंडर में मौजूद ये बिल्डिंग्स होती हुई दिखाई दी। किस तरह से आम जनता जो है रहने वाली इजराइल की वो हताहत हुई है। ये डिस्ट्रक्शन की एक बहुत बड़ी तस्वीर है। ये वीरानगी साफ बता रही है कि आखिर कितने लोग इससे हताहत हुए होंगे। इजराइल ने जो युद्ध शुरू किया था अब उसको ईरान अपने अंजाम तक पहुंचाता हुआ दिखाई दे रहा है और ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। तेहरान में परमाणु हथियार परियोजना के बुनियादी ढांचे पर भी आईडीएफ ने हमला किया है। एक बार फिर से रात में वो हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। जो पहला दिन था, ये पहला दिन के मुकाबले दूसरा दिन और भी ज़्यादा भयंकर था, चूँकि इजराइल की जो हाइफा ऑयल रिफाइनरी है उसको निशाना बनाया गया, हाइफा बंदरगाह को निशाना बनाया गया और ये ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने किया और जो टारगेट था वो बिल्कुल सटीक जगह पर जाकर लगा। इजराइल ने भी जवाब में फ्यूल डिपो को निशाना बनाया है। ईरान में इजराइल की लेटेस्ट एयर स्ट्राइक में बताया जा रहा है कि ईरान के कई सारे कमांडर्स वैज्ञानिकों की मौत हुई है और जो अलग अलग मिलिट्री बेसिस हैं और जो अलग अलग परमाणु साइट्स है उसको भी निशाना बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, ईरान अपने ऑयल की वजह से बहुत जाना जाता है। जो ऑयल रिफाइनरीज है, अब ऑयल रिफाइनरी में ईरान में एक बड़ा धमाका हुआ है। ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया जिससे तेहरान हिल गया और साथ ही साथ ईरान ने अब ये कह दिया है कि अब जो ज़ियोनिस्ट हैं हम उनको उनके अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे। जो लड़ाई उन्होंने शुरू की है हमारे खिलाफ उसमें अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। ये तेल अवीव की ही एक तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे जो गाड़ियां हैं वो तहस नहस हो गई हैं और बिल्डिंग्स टूटी हुई है और जो लोग हैं जो बाहर निकल कर देख रहे हैं कि ये तबाही उनके घरों की मची है। काफ़ी लोग हताहत होते हुए बताए जा रहे हैं कि कई लोगों को दिक्कत, कई लोग हताहत भी हुए हैं। और अब जो खबर आई है, अब देखिए एक और तस्वीर है, ये फॉक्स न्यूज़ के हवाले से है। लाइव रिपोर्टिंग चल रही थी और लाइव रिपोर्टिंग करते हुए जो रिपोर्टर है वो बता रहे थे कि ईरान ने इजराइल के सैन्य आतंकी मुख्यालय को सफलतापूर्वक निशाना बनाया है, जिसे अमेरिकी पेंटागन के बराबर माना जाता है। इसके बाद रिपोर्टर को उस स्थान से हटा दिया गया, उसे रिपोर्टिंग करने की अनुमति वहाँ पर नहीं दी गई। और ये देखिए, ये दरअसल ये एक मुख्यालय है, सैन्य मुख्यालय है इजराइल का, जिसे निशाना बनाया है ईरान ने और यहीं पर ही रिपोर्टिंग करते हुए इन्हें जो रिपोर्टर है उनको हटा दिया गया। The Iranians have responded with 3 waves of ballistic missiles. This is Israel's version of the Pentagon, the Kiryat. And the building on this compound was just hit. Please go back, please, go back, please. You can understand here, it's very tense at this specific location because the Iranians are now targeting the defense establishment of Israel. And so I'm going to have my cameraman pan up here to this building just across the street from the Kiryat. And so अब एक और तस्वीर देखिए और ये तस्वीर एक के बाद एक आपको बताती हुई कि किस तरह से ईरान की मिसाइलों ने हाइफा को बिल्कुल परेशान कर दिया। हाइफा का जो आसमान था वो ईरानी मिसाइलों से भरा पड़ा था और किस तरह से एक एक करके जो मिसाइलें थी उन्होंने हाइफा बंदरगाह को न सिर्फ बल्कि हाइफा की ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया। IRGC कमांडर मेजर जनरल अहमद वाहिदी ने बड़ा बयान दिया है कि अब तक ईरान ने जिन ठिकानों को निशाना बनाया है उसमें नेवातिम एयरबेस है, F-35, F-16 और F-15 फाइटर जेट्स हैं, ना सिर्फ बल्कि हाइफा की ऑयल रिफाइनरी है और तमाम जो विशेष जगह हैं इजराइल की उन्हें निशाना बनाया गया है। अब खबर यह है कि ईरान जिस तरह से मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है उसमें इमाद मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, कद्र MRBMS मिसाइलें हैं, खैबर शेखन हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं और ये सारी के सारी अपडेटेड बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिसे एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। और बड़ी खबर यह है कि जिस तरह इससे पहले दिन इजराइल दहला, दूसरे दिन भी जो आयरन डोम था वो नाकाफी साबित हुआ। आयरन डोम जो हमले किए जाते हैं उनको रोकता है, ये आयरन डोम कई जगह फिसड्डी साबित हुआ। ये वो आयरन डोम है इजराइल का जिस पर इजराइल इतराता था, जिस पर इजराइल को नाज था और दुनिया भर में इस आयरन डोम का इजराइल डंका बजाता था और वही
पिटता हुआ रात में दिखाई दिया है, आयरन डोम। और ये एक और तस्वीर, ये जरा तस्वीर देखिए। ये तस्वीर दरअसल बता रही है कि कितने बड़े लेवल पर जो नुकसान है वो इजराइल का हुआ है। जगह जगह आपको जलती हुई इमारतें दिखाई देंगी और ये हताहत लोग आपको दिखाई देंगे। और ये अगली तस्वीर जरा देख लीजिए। ये अगली तस्वीर इजराइल की है, जो ये अगली तस्वीर इजराइल की तरफ से जारी हुई है और ये बताता हुआ कि जो ईरान के ड्रोन प्रोडक्शन सिस्टम है उसे ध्वस्त कर दिया गया है। तो रात में जब ईरान ने एक बार फिर से हमला शुरू किया तो तेल अवीव ना सिर्फ दहला बल्कि इजराइल के कई शहर दहले। और उसके बाद की एक तस्वीर ये आपके सामने, लोग जाते हुए भागते हुए भी आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल सीधे तौर पर हर तरफ नजर आ रहा है। और ये बेंजामिन नेतन्याहू का एक पुराना वीडियो भी जारी हुआ है, जिसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार कहा था कि ईरान के बाद वो पाकिस्तान पर हमला बोलेगा, पाकिस्तान का इलाज करेगा। पाकिस्तान ने ईरान को खुला समर्थन दिया है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तो खुले तौर पर यह कहा है कि हमने अपना सिस्टम प्रोवाइड कराया है, अपनी इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराई है ईरान को, जिसका वो भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच किम जोंग उन जो कोरिया का तानाशाह है, उसका भी एक स्टेटमेंट आया है, वी विल सपोर्ट ईरान। खुले तौर पर कहा गया है कि मिलिट्री सपोर्ट देने का फैसला नॉर्थ कोरिया ने किया है। चाइना भी सपोर्ट कर रहा है और चाइना की तरफ से ये कहा गया है कि इजराइल ने रेड लाइन को क्रॉस किया है और अब जो ईरान है वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इजराइल में टारगेट कर रहा है। आप सभी जानते हैं कि रशिया ईरान के साथ खुले तौर पर खड़ा हुआ है। वहीं दुनिया दो धड़ों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जहां कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इजराइल का साथ दे रहे हैं, खुद यूएस इजराइल का साथ दे रहा है। इस बीच नेतन्याहू की तरफ से भी एक बयान सामने आया, जिसमें स्पष्ट तौर पर नेतन्याहू ने न सिर्फ यूएस को धन्यवाद कहा, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप का जन्मदिन है उस पर उन्होंने बर्थडे विशेस की, और साथ ही साथ नेतन्याहू ने जो उनका 3 या 4 मिनट की स्पीच रही उसमें साफ तौर पर लगता हुआ दिखता हुआ सुनाई दे रहा है कि किस तरह से नेतन्याहू जो है वो यूएस पर डोरे डाल रहे हैं कि अब इस युद्ध में यूएस को भी आना पड़ेगा। क्यों I want to start by wishing a double happy birthday. First, happy birthday to you, President Donald J. Trump. You've been an extraordinary leader, decisive, courageous, clear vision, clear action. You have done great things for Israel. You've been an extraordinary friend to the Jewish state and to me personally. We've known each other for many years, and we appreciate what you're doing now, helping protect Israeli lives against the criminal regime in Iran. I want to wish also a 250th happy birthday to the American Army. The men and women of the armed services of the United States have protected freedom for 2.5 centuries. We would not have a free world without you. Thank you on behalf of free peoples everywhere. Today, Israel is defending freedom in the Middle East and beyond. We're doing so against a tyrannical and radical Iranian regime that wants to build atomic bombs to destroy us and wants to build ballistic missiles, including intercontinental ballistic missile, to be able to threaten anyone and everywhere in the world. By defending ourselves, we're also defending others. We're defending our Arab neighbors, our Arab friends in peace. We're defending Europe. We're helping defend also the United States, which helps us all the time in our defense. This is an important mission. Right now, the Iranian regime is bombing our civilian neighborhoods while we are targeting the terrorists. Now, this is not new. They've tried to assassinate President Trump twice. They bombed American embassies. They killed 241 Marines in Beirut. They killed and injured thousands of Americans with their IEDs in Iraq and Afghanistan. They burn the American flag. They chant endlessly, "Death to America." Our enemy is your enemy. And by doing what we're doing, we're dealing with something that will threaten all of us sooner or later. Our victory will be your victory. How do we intend to achieve that victory? Well, we've already done great things. We've taken out their senior military leadership. We've taken out their senior technologists who are leading the race to build atomic weapons that would threaten us, but not only us. We've done all that and many other things. But we are also aware of the fact that there's more to be done. So we're preparing. We paved the way to Tehran, and our pilots
over the skies of Tehran, will deal blows to the Ayatollah regime that they cannot even imagine. And I can tell you this, we have indications that senior leaders in Iran are already packing their bags. They sense what's coming. I'll tell you what would have come if we hadn't acted. We had information that this unscrupulous regime was planning to give the nuclear weapons that they would develop to their terrorist proxies. That's nuclear terrorism on steroids. That would threaten the entire world. This is what Israel is doing with the support, the clear support of the President of the United States, Donald Trump, and the American people, and many others in the world. So with God's help, and with the goodwill and resolution of all free societies, we shall win. कि अब जिस तरह से डिस्ट्रक्शन, क्योंकि इजराइल बहुत छोटा मुल्क है, ईरान बड़ा मुल्क है, लगभग 6 से 7 करोड़ की आबादी है ईरान की, और अगर आप इजराइल की बात करेंगे तो 80-90 लाख की आबादी है, और अगर आप सैन्य क्षमता की तुलना करेंगे तो वो कहीं ज्यादा है ईरान की इजराइल से। और इजराइल ये जो लड़ाई लड़ रहा है, ये सभी जानते हैं कि यूएस के दम पर लड़ रहा है, यूएस का सीधे और खुले तौर पर समर्थन है, हामी के बाद यूएस के ही ये लड़ाई लड़ रहा है। और लड़ाई लड़ने की वजह सिर्फ एक है, वो परमाणु कार्यक्रम जो ईरान के चल रहे हैं उसको बंद करना। इजराइल कहता है कि ये हम अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, और ये जो आसपास का पूरा मिडिल ईस्ट का इलाका है उसकी सुरक्षा के लिए होगा, लेकिन ईरान कहता है कि नहीं, हम इसे बंद नहीं होने देंगे, ये हमारे कार्यक्रम है जो चलते रहेंगे, हमें भी अपनी सुरक्षा करने का हक है। और जिस तरह के कंट्री से हम घिरे हुए हैं, जो हमारे नेबर्स हैं, ऐसे में हमारे लिए बहुत जरूरी है आत्मसुरक्षा, और आत्मसुरक्षा में उठाया गया ये कदम है जो हमारे परमाणु कार्यक्रम चल रहे हैं, और वहां की जनता भी अब खुले तौर पर समर्थन करती हुई अपनी सरकार का दिखाई दे रही है। और आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता कि ये जो द्वंद्व है ये इतनी जल्दी थम जाएगा, क्योंकि जितने भी आप युद्ध देखेंगे अल्टीमेटली सबको बातचीत के टेबल पर आना होता है। आप भले ही रशिया और यूक्रेन की वॉर की बात कर लीजिए, अभी बातचीत की बात चल रही है कि कहां बैठेंगे, कहां बात करेंगे, युद्ध ही अभी तक चल रहा है, 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है। और उसके बाद अगर आप हमास और इजराइल की बात करेंगे तो अभी भी बीच बीच में ये कहा जाता है कि बातचीत के टेबल पर बैठना पड़ेगा। वहां पर मास डिस्ट्रक्शन गाजा में, जिस पट्टी से गाजा में जो हुआ है, और ये वही नेतन्याहू हैं जो कह रहे हैं कि हमारे सिविलियंस को निशाना बनाया गया। जब गाजा में सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा था तब नेतन्याहू कहां थे, तब यूएस कहां था, तब यूएस को क्या गाजा के सिविलियंस की याद नहीं आई थी, उन मासूम बच्चों की, बुजुर्गों की, महिलाओं की याद नहीं आई थी जो उसे अब आ रही है जब इजराइल में यह हमला हुआ है। तो मानवाधिकारों की बात अगर करनी है तो आप एक पक्ष को नहीं बल्कि आप सभी पहलुओं को देखेंगे, और तब आप मानवाधिकारों की, ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे। ये जो दोहरा चेहरा है यूएस का, ये सब जानते हैं, और सभी को पता है कि पहले लड़ाई लड़वा करके, लड़ाई लगा करके यूएस शांत होकर चुपचाप साइडलाइन हो जाएगा। सिर्फ यूएस की मंशा यही है कि वो ईरान में जो उसका इंटरेस्ट है, वहां की ऑयल रिफाइनरीज है, और बड़ी बात यह कि वो अपने हथियारों की सप्लाई करना चाहता है। वो दुनिया का बादशाह हथियारों के दम पर बनना चाहता है, बेचकर बनना चाहता है। लेकिन कुछ देश जो हैं वो यूएस के कब्जे में आ जाते हैं, कुछ यूएस उसको बहला फुसला करके अपनी तरफ कर लेता है। लेकिन ये सभी जानते हैं कि यूएस जो खेल खेल रहा है वो दुनिया के लिए ठीक नहीं है, वो दुनिया को बर्बादी के रास्ते पर लेकर जा रहा है। शांति दूत बनने की जो कोशिश करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो शांति दूत ना बने तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो कौन है ये सभी जानते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएगा, और आगे अपडेट ईरान इजराइल युद्ध का मैं आपको देती रहूंगी। धन्यवाद।